हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हॉलीवुड की 1983 में रिलीज क्राइम क्लासिक फिल्म स्कारफेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मूवी 1932 में आई स्कारफेस मूवी का रीमेक है, जिसे मैं पहले ही अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद या इससे पहले स्कारफेस 1932 का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल बढ़ते हैं स्कारफेस 1983 की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत 1980 में अमेरिका के पास बने एक आइलैंड क्यूबा से होती है, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद से हजारों लाखों क्यूबन्स अपना देश छोड़कर अमेरिका में शरण ले रहे होते हैं। और इन सब में हम टोनी मोंटाना को देखते हैं, जिससे इमिग्रेशन और कस्टम्स टीम के लोग उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि टोनी एक एक्स कन्विक्ट है और क्यूबा की जेल में अपना टाइम काट चुका है। ये लोग उससे काफ़ी सवाल करते हैं और उसकी एंट्री बैन कर रहे होते हैं, पर टोनी यहाँ उल्टा इनको कहता है कि ये लोग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और उसे पूरा राइट है बाकी क्यूबन्स की तरह अमेरिका में रहने का। और इसके बाद इमिग्रेशन टीम के लोगों को ना चाहते हुए भी टोनी को अलाउ करना पड़ता है। अब इसके एक महीने बाद जब टोनी साथ में आए क्यूबन्स के साथ मायामी में रह रहा होता है, तब टोनी का दोस्त मैनी आकर उसको एक किलिंग कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो टोनी को बताता है कि उसे एक उमार नाम का आदमी मिला है, जो कि ड्रग माफिया फ्रैंक लोपेस के लिए काम करता है, और हमें उसके कहने पर इमिलियो रेबेंका नाम के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को जान से मारना होगा, जिसके बदले हमें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके कुछ दिन बाद जब क्यूबा से आए इमिग्रेंट्स शहर भर में अपनी मांगों और सुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन और दंगा कर रहे होते हैं, तब टोनी मौका पाकर रेबेंगा को जान से मार देता है और इसके बाद ही टोनी और मैनी को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाती है। टोनी और मैनी को सिटीजनशिप तो मिल गई थी, पर इन्हें अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम करना पड़ रहा था, जिससे टोनी बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि यहाँ वो एक बड़ा इंसान बनना चाहता है। इसके कुछ देर बाद उमार आकर मैनी और टोनी से मिलता है। उमार इन दोनों से कहता है कि अगले 2-3 दिन में इन्हें एक बोट को अनलोड करना होगा, जिसमें 45 टन गांजा है, और इसके बदले इन दोनों को $500 मिल जाएंगे। $500 सुनते ही टोनी उमार पर बिगड़ पड़ता है और कहता है कि ये पैसे बहुत कम हैं, और उमार से इस काम के बदले दो लोगों के $1,000 की डिमांड करता है। टोनी के इस रफ बिहेवियर की वजह से उसके और उमार के बीच तनातनी बढ़ जाती है, पर टोनी अपनी बात पर अड़ा रहता है और उमार से कहता है कि वो ये काम जाकर किसी और से करा ले। उमार टोनी के इस एटीट्यूड को देखकर उसको एक नया काम देता है और कहता है कि आने वाले फ्राइडे में उसे मायामी बीच में जाकर कोलंबियन से कोकेन खरीद कर लानी होगी, जिसके लिए उसे पैसे और गाड़ी मिल जाएगी, और इसके बदले उसे $5,000 मिलेंगे। इसके बाद फ्राइडे को टोनी और मैनी अपने साथ आए क्यूबा से दो साथी एंजल और चीची को लेकर उस होटल के बाहर पहुंचते हैं। टोनी पैसों से भरा बैग कार के अंदर ही छोड़ देता है और एंजल के साथ होटल के रूम में जाने लगता है, पर वो जाने से पहले मैनी को बोलता है कि अगर वो 15 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो वो चीची को लेकर होटल के अंदर आ जाए और उसकी मदद करे। इसके बाद टोनी और एंजल होटल रूम में जाते हैं। टोनी रूम के अंदर जाता है, जहां मेन सेलर और उसके साथ में एक लेडी होती है। टोनी सारी डील फाइनल करने के बाद ड्रग्स के पैकेट मांगता है, पर सेलर ड्रग्स देने से पहले उसे पैसे देने के लिए कहता है। टोनी यहाँ काफ़ी चालबाजी करके ड्रग्स के पैकेट लेना चाहता है, पर वो सेलर अपनी जिद पर अड़ जाता है और इतनी ही देर में उसके दो साथी और आकर टोनी और एंजल को पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों के पास पैसे तो नहीं थे, तो वो लोग इन्हें पैसे देने के लिए कहते हैं, और काफ़ी देर तक ये ड्रामा चलने के बाद जब टोनी उन्हें पैसों से भरा बैग नहीं देता है, तो वो टोनी की आंखों के सामने ही एंजल को चेन सॉ से काट देते हैं। और इसके बाद टोनी से कहते हैं कि अगर वो अभी भी नहीं बताएगा कि पैसे कहाँ हैं, तो वो उसके साथ भी सेम चीज़ करेंगे। दूसरी तरफ नीचे कार में मैनी को कुछ शक होता है, क्योंकि टोनी को गए हुए 15 मिनट से ऊपर हो गए थे और वो चीची को साथ लेकर होटल के उस कमरे के बाहर चला जाता है। रूम के अंदर टीवी का साउंड बहुत तेज़ आ रहा था, तो मैनी को शक होता है कि टोनी ज़रूर किसी मुसीबत में है, तो वो और चीची फायरिंग करते हुए कमरे में घुस जाते हैं। और ऐसा होते देख ड्रग सेलर के लोग भी इन पर काफ़ी गोलियां चलाते हैं, जिसमें से एक गोली मैनी के कंधे पर लग जाती है, लेकिन सेलर के बाकी लोग खत्म हो जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदकर बाहर भागता है। टोनी अब उस सेलर का पीछा करता है और भरी पब्लिक के सामने उसको जाकर शूट कर देता है और ड्रग्स और पैसे दोनों लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब ड्रग्स के पैकेट्स हाथ लगने के बाद टोनी ये पैकेट उमार को नहीं देता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक था कि उमार उसे और बाकी सबको जान से मरवाना चाहता था, तो वो सीधा ये ड्रग्स जाकर फ्रैंक लोपेस को देता है। फ्रैंक टोनी के काम से बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, जिस पर टोनी मान जाता है। इनकी बातचीत के बीच ही फ्रैंक की ट्रॉफी वाइफ एल्वायरा की एंट्री होती है, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। टोनी काफ़ी देर तक तो एल्वायरा को देखते ही रह जाता है।
इसके बाद फ्रैंक जब ओमार और एल्वायरा को लेकर डिनर पर जा रहा होता है तो वो टोनी को भी साथ चलने के लिए कहता है और टोनी के हाँ बोलने पर वो टोनी को भी अपने साथ ले जाता है। बार में फ्रैंक और ओमार टोनी को ड्रग्स के कारोबार की चीज़ें बता रहे होते हैं और बार में आए दूसरे ड्रग्स कारोबारियों को दिखाते हैं, पर टोनी का ध्यान सिर्फ एल्वायरा पर ही लगा होता है। इन तीनों की इस बातचीत से एल्वायरा बोर होने लगती है और फ्रैंक को चलकर डांस करने के लिए कहती है, जिस पर फ्रैंक उसे मना कर देता है। अब एल्वायरा टोनी को साथ में डांस करने के लिए पूछती है, जिसके लिए टोनी तुरंत हाँ बोल देता है और जाकर एल्वायरा के साथ डांस करने लगता है। टोनी डांस करते हुए एल्वायरा से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन एल्वायरा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। अब लगभग 3 महीने तक टोनी फ्रैंक के ड्रग्स के कारोबार तो अच्छे से करता है और बीच बीच में जब भी उसे मौका मिलता है तो वह एल्वायरा से फ्लर्ट करता रहता है और एक दिन मौका पाकर वो उसे किस कर लेता है। एल्वायरा की तरफ से भी कोई स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स ना आने पर टोनी इसको उसकी तरफ से हाँ मान लेता है और इसके बाद से ही टोनी और एल्वायरा एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आ जाते हैं। टोनी इस टाइम तक अच्छा खासा पैसा कमा चुका था और एक रिच लाइफस्टाइल कैरी करता था और एक दिन वो मैनी को साथ लेकर अपनी माँ और बहन जीना से मिलने जाता है। टोनी की माँ उसके इस लाइफस्टाइल को देखकर समझ गई थी कि वो ज़रूर कुछ गलत काम कर रहा है और उसको देखकर ज़्यादा खुश नहीं थी, पर जीना टोनी को देखकर काफ़ी खुश थी क्योंकि टोनी आज लगभग 5 साल बाद उससे और माँ से मिलने आया है। टोनी जीना को गिफ्ट देता है और अपनी माँ को $1000 देने के साथ साथ कहता है कि अब उसे फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टोनी की माँ को समझ आ गया था कि टोनी एक अच्छा इंसान नहीं है, तो वो उसके $1000 उसके मुंह पर मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और यहाँ दोबारा वापस आने से मना कर देती है। बाहर टोनी के जाते वक्त जीना अपनी माँ से लड़ते हुए टोनी से बाहर मिलने आती है और कहती है कि उसे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता है, उसके लिए उसका भाई मायने रखता है और वो उससे बात करती रहेगी। रास्ते में मैनी टोनी से कहता है कि उसकी बहन जीना काफ़ी खूबसूरत है और मैनी के इतना कहते ही टोनी मैनी को कड़े लफ्ज़ों में समझा देता है कि उसे अपनी बहन के बारे में उसके मुंह से कुछ नहीं सुनना है और वो उससे दूर रहे। अब लगभग काफ़ी टाइम बाद फ्रैंक टोनी को ओमार के साथ बोलिविया में सोसा से डील करने के लिए भेजता है, पर टोनी यहाँ पर सोसा की बात को समझते हुए उससे $18 मिलियन की डील फाइनल कर लेता है। ओमार टोनी को समझाता रहता है कि उसे सिर्फ उसके साथ में भेजा गया है और इतना बड़ा डिसीजन उसे फ्रैंक से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस डील को करने के लिए पहले $5 मिलियन की ज़रूरत होगी, पर टोनी उसकी एक नहीं सुनता है और उसे इग्नोर करते हुए सोसा को इस डील के लिए हाँ बोल देता है। इसी टाइम पर सोसा का खास आदमी एल्बर्टो उसे साइड में ले जाकर ओमार के बारे में समझाता है और कुछ देर बाद ही ओमार को वापस मायामी भेजने के बहाने सोसा उसे हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी दिलवा देता है क्योंकि उसको कंफर्म हो गया था कि ओमार एक पुलिस इन्फॉर्मर है। सोसा यहाँ टोनी को भी समझाता है कि अगर उसने कभी भी उससे किसी भी तरह की कोई बेईमानी या नौटंकी की तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा, जिस पर टोनी उससे कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है और ओमार के पुलिस इन्फॉर्मर होने पर फ्रैंक की तरफ से सोसा से माफ़ी मांगता है। इसके बाद जब टोनी मायामी वापस आकर फ्रैंक से मिलता है तो फ्रैंक उसकी इस $18 मिलियन की डील पर काफ़ी भड़कता है और साथ ही में उस पर शक करता है कि उसने और सोसा ने मिलकर ओमार को मरवा दिया है ताकि ये डील करी जा सके। टोनी उसको समझाता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है और उसको इस डील के लिए कुछ खास आइडियाज़ भी देता है कि कैसे ये डील उसके लिए काम कर सकती है जिससे उसका अच्छा खासा फ़ायदा होगा। लेकिन फ्रैंक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ पर टोनी भी अपना स्टैंड ले लेता है और कहता है कि ये डील अब होकर रहेगी। इस बात पर फ्रैंक और टोनी का आपस में झगड़ा हो जाता है और टोनी फ्रैंक के अंडर में काम करने से मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके कुछ टाइम बाद टोनी जाकर एल्वायरा से मिलता है और उसको शादी करने के लिए प्रपोज करता है, जिस पर एल्वायरा उसे कोई भी जवाब नहीं देती है और चली जाती है। टोनी फ्रैंक से अलग होकर अपना ड्रग का कारोबार करता है और बिना फ्रैंक की मदद से अच्छा खासा पैसा कमाता है क्योंकि फ्रैंक के साथ काम करते करते उसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो गया था। और अब एक दिन जब वो बार में होता है तो जीना को एक लड़के के साथ डांस करते हुए देखता है, जो टोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो लड़का डांस करते वक्त जीना को इनअप्रोप्रिएट टच कर रहा होता है। अब इससे पहले कि टोनी जाकर जीना को उस लड़के से अलग करे, यहाँ नार्कोटिक्स टीम का सिक्योरिटी हेड मेलेनी आकर उससे मिलता है और उससे पैसों की डिमांड करता है। टोनी उससे कहता है कि उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है और तब मेलेनी उसको एमिलियो रिबेंगा के मर्डर के बारे में बताता है जिसको टोनी ने फ्रैंक के कहने पर मारा था। मेलेनी के इतना कहते ही टोनी उसको बार में ही बने अपने ऑफिस में ले जाकर बैठाता है। यहाँ मेलेनी टोनी से अमाउंट फिक्स करते हुए कहता है कि उसे ये रकम हर महीने चाहिए होगी, नहीं तो वो अपना ड्रग्स का कारोबार नहीं कर पाएगा। मेलेनी टोनी को ये भी बताता है कि उसके पास 8 किलर्स अवेलेबल हैं और अगर उसका कहीं भी कुछ पेमेंट अटक रहा है तो वो उन किलर्स का यूज़ करके अपना पेमेंट निकलवा सकता है।
टोनी मेलेनी से बात तो कर रहा था पर उसका फोकस मोस्टली अपनी बहन और उसके साथ नाच रहे लड़के पर था। और इसी टाइम पर टोनी को बार में एल्वायरा फ्रैंक के साथ अंदर आते हुए दिखाई देती है। टोनी जल्दीबाजी में मेलेनी को इन सारी डिमांड्स के लिए हाँ बोल देता है और तभी टेबल पर अकेली बैठी एल्वायरा से जाकर बात करने लगता है। टोनी एल्वायरा से शादी करने के लिए दोबारा से पूछता है, लेकिन तभी फ्रैंक वहां पर आ जाता है और उसको एल्वायरा से दूर हटने के लिए कहता है। और जब टोनी ऐसा करने से मना कर देता है तो फ्रैंक एल्वायरा को लेकर बाहर से चला जाता है। एल्वायरा के चले जाने के बाद टोनी जीना को देखता है कि वो उस लड़के के साथ मेंस वॉशरूम में चली गई है। टोनी से ये बर्दाश्त नहीं होता है कि उसकी बहन मेंस वॉशरूम में जाकर ड्रग्स ले और किसी ऐसे लड़के के साथ हुकअप करे, तो वो उस लड़के को जीना के पास से हटाकर पीटना शुरू कर देता है, जिससे कुछ देर में वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसकी इस हरकत पर जीना उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो कोई नहीं होता है उसकी लाइफ में ऑर्डर देने वाला, उसे किस लड़के के साथ रहना है और किसके साथ नहीं। टोनी जीना को भी काफ़ी समझाता है, लेकिन जब जीना उसकी बात नहीं सुन रही होती है तो उसे घुमाकर एक थप्पड़ मारता है और मैनी से उसको सेफली घर पहुंचाने के लिए कहता है। अब मैनी, जो कि जीना को पहले से पसंद करता था, उसके लिए तुरंत हाँ बोल देता है और रास्ते में जीना को समझाता है कि उसे टोनी की बात का ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि टोनी उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉशियस है और तुम हो सके तो किसी अच्छे लड़के को डेट करो। जीना भी समझ जाती है कि मैनी यहाँ पर अपनी बात कर रहा है, तो वो मैनी को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहती है, जिस पर मैनी पहले तो मना करते हुए आखिरी में मान जाता है। इधर दूसरी तरफ टोनी का भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और वो काफ़ी देर तक बार में बैठा ड्रिंक करता रहता है। और इसी टाइम पर बार में बैठे दो हिटमैन उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियां चलते ही टोनी के आदमी उन दो लोगों पर गोलियां बरसाते हैं और टोनी जैसे तैसे इधर उधर भागकर अपनी जान बचाता है। इसमें एक गोली उसके कंधे पर लग जाती है। अब टोनी को इन सब चीज़ों का पूरा शक फ्रैंक पर जाता है, क्योंकि एमिलियो रेबेंगा के मर्डर की बात उमारो फ्रैंक के अलावा कोई नहीं जानता था, तो उसी ने मेलेनी को उसके ब्लैकमेल करने के लिए सारी बातें बताई थी और एल्वायरा से बात करने के बाद ही उसने यहाँ पर किलर्स भेजे थे उसको मारने के लिए। वो अपने एक साथी को के बोलता है कि मैं फ्रैंक से मिलने उसके ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम ठीक 3 बजे फ्रैंक को फ़ोन लगाकर कॉल पर यह बोलना कि तुमने टोनी को जान से मार दिया है। और इसके बाद टोनी मैनी और चीची को साथ लेकर फ्रैंक के ऑफिस में जाता है। टोनी फ्रैंक के ऑफिस में जाकर वहां फ्रैंक, उसके बॉडीगार्ड अर्नी और साथ में बैठे मेलेनी को गन पॉइंट पर ले लेता है और फ्रैंक से पूछता है कि उसने उसके ऊपर अटैक क्यों करवाया, और फ्रैंक इस बात से बिल्कुल मुकर जाता है कि उसने ऐसा कुछ किया है। और इसके थोड़ी देर बाद 3 बजते ही टोनी का वो आदमी फ्रैंक के ऑफिस में फ़ोन लगाकर उसको बोलता है कि उसने टोनी का काम तमाम कर दिया है। और फ़ोन कटने के बाद जब टोनी फ्रैंक से पूछता है कि किसका फ़ोन था, और फ्रैंक जैसे ही बताता है कि एल्वायरा का फ़ोन था और वो कुछ ज़रूरी बात बता रही थी, तो टोनी का शक यकीन में बदल जाता है और वो फ्रैंक और मेलेनी दोनों को ही जान से मार देता है। पर वो यहाँ अर्नी की जान बख्श देता है और उसको अपने साथ में अपने बॉडीगार्ड बनाकर शामिल कर लेता है। अब फ्रैंक को मारने के बाद टोनी एल्वायरा के पास जाता है और उसको बताता है कि वो अब उसके साथ चले, क्योंकि फ्रैंक अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो एल्वायरा भी उसकी बात मान जाती है और अब टोनी अपनी सक्सेस और लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि अब न सिर्फ उसको एल्वायरा मिल रही है बल्कि फ्रैंक का पूरा कारोबार भी सीधा उसके ही हाथ में आ गया है। टोनी को इस टाइम पर एक हॉट एयर बलून पर द वर्ल्ड इज़ योर्स लिखा हुआ दिखाई देता है और वो इसे पढ़कर बहुत खुश हो रहा है कि अब धीरे धीरे करके वो अपने सारे सपने पूरे करेगा और ये दुनिया उसकी हो जाएगी। और देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर टोनी वाकई में एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाता है और अपना $100 मिलियन का ड्रग अंपायर खड़ा कर देता है। टोनी सोसा को फ़ोन लगाकर उसके साथ भी अपना बिजनेस को अच्छे से बढ़ाता है। टोनी इस टाइम पर पैसे ही पैसे छाप रहा था। उसने इन पैसों से अपने लिए एक शानदार महल बनवाया था और इसके कुछ टाइम बाद ही उसने एल्वायरा से शादी कर ली थी। टोनी ने अपने काले पैसों को वाइट करने के लिए मोंटाना रियल्टी नाम की कंपनी ओपन कर ली थी, साथ ही साथ शहर के एक बड़े बैंक मैनेजर से तगड़ी सेटिंग कर ली थी और वो अपने मैनेजर को अच्छा खासा कमीशन देकर बैंक में अपने काले पैसों को वाइट किया करता था। लेकिन अब इस टाइम तक यूएस में फैले इस ड्रग्स के कारोबार को लेकर सरकार पर भी प्रेशर बनने लग गया था कि वो कैसे भी करके इसे रोके, और सरकार से लेकर मीडिया तक अब ड्रग्स के कारोबारियों के पीछे पड़ गई थी। पर टोनी इन सब बातों से बेखबर अपनी दुनिया में मग्न था और वो पहले से कहीं ज़्यादा अमाउंट पर ड्रग्स लेने लग गया था। टोनी इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत ही ज़्यादा घमंडी भी हो गया था, पर उसका यही घमंड अब उस पर भारी पड़ने जा रहा था। अब साल 1983 में एक बार जब टोनी अपने बाथटब में नहा रहा होता है, तब मैनी उसके पास साइडल बम नाम के शख्स की डील लेकर आता है। टोनी का पैसा कुछ कम कमीशन में साइडल बम से वाइट करवाने के लिए कहता है। टोनी मैनी को ये डील करने से मना कर देता है और कहता है तुम मेरे अंडर काम करते हो और इतनी बड़ी डील मैं खुद जाकर करूंगा।
और इसी टाइम पर टोनी पीछे बैठी एल्वायरा को भी काफ़ी ताने मारता है कि उसके पास उसकी खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं है। टोनी के इस बिहेवियर पर मैनी और एल्वायरा दोनों ही उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसे अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। पर टोनी का घमंड अभी भी कम नहीं होता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ये पूरा एम्पायर उसने ही बनाया है, कि वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर सकता है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। पर टोनी की हर चीज़ मैनेज करने वाली बात अब उस पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि जब वो साइडल बॉम्ब से मिलकर उसको लगभग अपने 1.3 मिलियन डॉलर्स वाइट करने के लिए देता है, तो उसके साथ कांड हो जाता है। साइडल बॉम्ब कोई ड्रग डीलर या माफिया नहीं था, बल्कि वो एक अंडरकवर ऑफिसर था और टोनी को अरेस्ट कर लेता है। पर टोनी अभी भी अपने घमंड में था और उसे लगता है कि वो पैसों से सब कुछ खरीद सकता है। टोनी अपने वकील माइकल से मिलता है और उससे इस केस को निपटाने के लिए बात करता है और कहता है कि उसे जितना पैसा चाहिए वो ले सकता है, बस ज़रूरत पड़े तो यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को खरीद ले। पर माइकल टोनी को साफ साफ कह देता है कि अब किसी भी दांव पेच से कुछ नहीं हो सकता है और वो बस उसका ट्रायल 1 से 1.5 साल डिले कर सकता है और उसकी सज़ा 5 साल से कम करवाकर हद से हद 3 साल तक करवा सकता है। इसके कुछ टाइम बाद सोसा टोनी को एक ज़रूरी मीटिंग करने के लिए बोलिविया बुलाता है। अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक के बड़े बड़े ड्रग्स कारोबारी बैठे होते हैं और जिनमें से कुछ तो गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशंस होल्ड करते हैं। यहाँ टोनी समेत सबको एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू प्ले करके दिखाता है, जिसमें वो सोसा से लेकर यहाँ बैठे हर एक के ड्रग्स के कारोबार की धज्जियाँ उड़ा रहा होता है। सोसा टोनी से कहता है कुछ टाइम बाद ही ये जर्नलिस्ट यूएन में जाकर हम सब के खिलाफ बोलने वाला है और मुझे इस रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, और एक बार इसके मरने के बाद मैं यूएस गवर्नमेंट में बात करके तुम्हारे ऊपर सभी केस खत्म करवा दूंगा। मीटिंग करने के बाद टोनी अमेरिका में वापस आ जाता है और कुछ टाइम बाद ही एल्वायरा और मैनी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा डिनर कर रहा होता है और तब वो मैनी के ऊपर अपनी भड़ास निकालता है और कहता है कि उसकी वजह से वो उस ड्रग लॉन्ड्री केस में पकड़ा गया है। अगर वो साइडल बम की डील ना लाता तो ऐसा बिल्कुल ना होता। मैनी पर भड़ास निकालने के बाद टोनी एल्वायरा को भी उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, नशा करके तुमने अपना पूरा सिस्टम खराब कर लिया है और तुम मुझे एक बच्चा तक पैदा करके नहीं दे सकती हो। बस ले दे के तुम्हें एक चीज़ आती है और वो है फैशन करना। कितने इंसल्टिंग वर्ड्स सुनकर एल्वायरा भी चुप नहीं रहती है और टोनी को भी काफ़ी उल्टा सीधा बोलकर और उससे अपना रिश्ता खत्म करके वहाँ से चली जाती है। इसके 1-2 दिन बाद टोनी एल्बर्टो, चीची और अर्नी के साथ न्यूयॉर्क में होता है, जहाँ ये लोग रात में उस जर्नलिस्ट के अपार्टमेंट के बाहर जाते हैं और एल्बर्टो उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब फिट कर देता है। ये लोग अगली सुबह तक उस जर्नलिस्ट के अपार्टमेंट के बाहर ही रहते हैं और अगली सुबह उस जर्नलिस्ट की कार का पीछा करके उसकी कार को बॉम्ब से उड़ाने वाले होते हैं। पर आज वो जर्नलिस्ट अपनी कार में अकेला नहीं होता है, बल्कि उसके साथ उसकी वाइफ और 2 छोटे बच्चे भी होते हैं। टोनी कार चलाते हुए जर्नलिस्ट की कार का पीछा करता है और अपनी कार को 30 मीटर के डिस्टेंस पर ही रखता है, क्योंकि एल्बर्टो ने कार के नीचे रेडियो एक्टिवेटेड बॉम्ब लगाया था। पर जर्नलिस्ट के बच्चों को देखकर टोनी का मूड चेंज हो जाता है और वो एल्बर्टो से कहता है कि वो जर्नलिस्ट को किसी और दिन मारेंगे, जब वो अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं होगा। लेकिन एल्बर्टो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, तो टोनी ना चाहते हुए भी एल्बर्टो को जान से मार देता है, जिससे जर्नलिस्ट की जान बच जाती है। इस कांड के बाद टोनी अपने ऑफिस में फ़ोन लगाकर अपने आदमी निक से बात करता है और मैनी के बारे में पूछता है, क्योंकि टोनी अपनी गैर मौजूदगी में अपना सारा काम मैनी के जिम्मे छोड़कर आया था। मैनी 2-3 दिन से गायब है और उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। टोनी निक से एल्वायरा के बारे में भी पूछता है कि क्या उसका कोई फ़ोन वगैरह आया, लेकिन निक इस पर भी उसे मना कर देता है और कहता है कि उसकी माँ का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि जीना 2-3 दिन से घर नहीं आई है और वो तुरंत आकर उसे ढूंढ कर लाए। टोनी इसके बाद आज रात में ही मायामी वापस आ जाता है और सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन लगाकर कहता है कि वो जल्दी जीना को ढूंढ लाएगा, वो चिंता ना करें। और इसी टाइम पर उसके दूसरे फ़ोन पर सोसा की कॉल आ रही होती है। टोनी सोसा से बात करने से पहले एक अच्छे अमाउंट में ड्रग का ओवरडोज लेता है और फिर सोसा से बात करता है। सोसा एल्बर्टो के मारे जाने और उस जर्नलिस्ट के बच जाने पर टोनी के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि उस जर्नलिस्ट की कार के नीचे बॉम्ब मिलने से अब उसको हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है और अब वो चाह कर भी उसे यूएन में स्पीच देने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन टोनी यहाँ पर उसका गुस्सा झेलने के बजाय उस पर आगे से बिगड़ पड़ता है और उसकी ऐसी कम तैसी कर देता है, जिससे अब उसकी और सोसा की दुश्मनी हो जाती है। इसके बाद तुरंत टोनी जाकर अपनी माँ से मिलता है और उसकी माँ उसे बताती है कि उसने जीना को 2 दिन पहले एक विला के बाहर देखा था। टोनी अपनी माँ से वो एड्रेस लेकर सीधा उस एड्रेस पर पहुँच जाता है, जहाँ बेल बजाने पर उसको मैनी आकर गेट खोलता है और इसी टाइम पर टोनी को अंदर जीना दिखाई देती है, जो कि नाइट गाउन पहनकर बाहर आ रही होती है। जीना को इस हालत में मैनी के साथ देखकर टोनी का खून खौल उठता है और वो गुस्से में आकर मैनी को शूट करके उसे जान से मार देता है। जीना मैनी की मौत पर फूट फूट कर रोती है और टोनी को बताती है कि उसने कल ही मैनी से शादी करी थी।
टोनी इसके बाद रुआसी रीना को अपने साथ लेकर अपने घर पर आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि टोनी की गाड़ी जैसे ही मेन गेट से अंदर जाती है तो उसके साथ साथ काफ़ी सारे किलर्स जिनके हाथ में काफ़ी सारे हथियार होते हैं उसके घर के अंदर एंटर होने लगते हैं। इन सब आदमियों को सोसा ने टोनी को जान से मारने के लिए भेजा है। टोनी अंदर आकर अपने ऑफिस में बैठा होता है और फिर से हैवी अमाउंट पर ड्रग्स लेने लगता है क्योंकि आज उसको मैनी को मारने पर काफ़ी अफसोस हो रहा होता है। लेकिन इस वक्त तक वो सारे किलर्स टोनी के पैलेस के काफ़ी अंदर आ गए होते हैं और उसके कुछ आदमियों को भी जान से मार देते हैं। टोनी के ऑफिस में लगे कैमरास पर ये सब दिखाई दे रहा होता है पर टोनी नशे में धुत रहता है और ये सब नहीं देख पाता है और इस टाइम तक एक किलर उसकी ऑफिस की बैल्कनी तक पहुंच जाता है। अब वो किलर टोनी को जान से मारे इससे पहले जीना गन लेकर काफ़ी कम कपड़ों में टोनी के पास आ जाती है और उससे कहती है कि अगर वो चाहता है कि उसको छोड़कर कोई भी इंसान उसको ना छुए तो वो आज अपनी हसरत पूरी कर सकता है और ये कहकर टोनी के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है जिनसे टोनी जैसे तैसे बचता है। लेकिन इसी टाइम पर वो ऊपर चढ़ चुका किलर जीना के ऊपर गोलियां बरसाकर उसे जान से मार देता है। जीना को मरता देखकर टोनी को गुस्सा आता है और वो उस किलर को बैल्कनी से नीचे स्विमिंग पूल में गिराता है और उस पर गोलियों की बौछार करता है जिससे वो मारा जाता है। टोनी अंदर आकर जीना को देखता है जो कि अब मर चुकी थी और इसके बाद अब वो थोड़ा होश में आता है और उसकी नज़र उसके ऑफिस में लगे कैमरास पर जाती है जिसमें वो देखता है कि उसके पूरे घर के चारों तरफ बस किलर्स ही किलर्स घुस आए हैं जो एक एक करके उसके सारे आदमियों को मार रहे हैं। और अब टोनी को समझ आ गया है कि उनसे उसे कैसे निपटना है। टोनी अपनी M16 मशीन गन निकालता है और उसमें ग्रेनेड लगाकर उसके ऑफिस में घुस रहे किलर्स पर टूट पड़ता है और उनमें से काफ़ियों को उड़ा देता है। पर ये किलर्स काफ़ी ज़्यादा थे और कहीं ना कहीं टोनी पर भारी पड़ रहे होते हैं और इसी टाइम पर बालकनी से एक और किलर टोनी के ऑफिस तक पहुंच जाता है। टोनी काफ़ी सारी गोलियां लगने के बाद भी इन किलर्स से लड़ता रहता है लेकिन इसी टाइम तक उसके पीछे से वो दूसरा किलर उसे शूट कर देता है जिससे टोनी नीचे गिरकर मारा जाता है। टोनी की लाश उसके घर पर लगे बड़े से लोगों के नीचे पड़ी होती है जिसमें लिखा था द वर्ल्ड इज़ योर्स और उसकी इस दुनिया में सब कुछ पा लेने की ख्वाहिश उसकी मौत के साथ ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।